नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फात। तो आखिरकार एक तरह से कह सकते हैं उस रात से पर्दा उठ गया है जिसका इंतजार सबको था कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू होने जा रही है। तो 14 जनवरी से इसका आगाज होने जा रहा है। 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। इस बार इसका नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है। 14 राज्यों से होकर ये गुजरेगी और 85 जिलों को ये कवर करेगी। मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से ये यात्रा होकर गुजरेगी। 66 दिन की ये यात्रा है। इस यात्रा को अगर हम देखें तो ये जब इसकी शुरुआत होगी यानी कि जनवरी 14 से, उस वक्त राम मंदिर को लेकर जो पूरी सियासत हो रही है, जो पूरा इवेंट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करे, वो पीक पर होगा। और जब ये यात्रा खत्म हो रही होगी तो चुनाव का जो पूरा प्रचार है उसका एक तरह से पीक होगा। तो आप ये देखें कि जो ये यात्रा हो रही है ये बेहद महत्वपूर्ण वक्त है जिस यात्रा को जो पूरा प्लान आउट किया गया है। और अगर देखें तो पिछली यात्रा से यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से ये कई मायनों में अलग है क्योंकि ये यात्रा हाइब्रिड होने जा रही है। इसको ज्यादा जो एरिया है क्योंकि वक्त की कमी है उसे बसेस से कवर किया जाएगा और कुछ जगहों पर बीच बीच में पैदल भी चला जाएगा। दूसरी बात, पिछली अगर यात्रा की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी से शुरू होकर वो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र, मुंबई में खत्म होने जा रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वो यात्रा तकरीबन 4000 किलोमीटर पैदल चल के तकरीबन 3 महीने में कवर की गई थी। और ये यात्रा जो है ये बहुत बड़ी यात्रा है। ये 6200 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है और बेहद महत्वपूर्ण वक्त में यात्रा की जा रही है। यात्रा की शुरुआत ये देखिए आपके मणिपुर से की जा रही। मणिपुर वो जगह जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक कलंक से कम नहीं है। ये उनके माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसको वो जितना भी धोना चाहे, मिटाना चाहे, उसको मिटा नहीं सकते हैं। आपको याद है कि राहुल गांधी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते हैं जहां से वो मणिपुर की बात ना करते हो। ये यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय की बात करेगी। ये यात्रा उन तमाम अन्यायों की बात करेगी जो दरअसल सामाजिक न्याय जो नहीं मिलता है, सामाजिक बराबरी जो नहीं मिलती है, जो आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, जो आर्थिक बराबरी नहीं है, राजनीतिक न्याय, उस सब की बात करेगी। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं मणिपुर से लेकर और हरियाणा तक, पहलवान बेटियों से लेकर मणिपुर की वो महिलाएं जिनके ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, ये उस न्याय की बात करेगी। बेरोजगार जो युवा हैं उनको लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं ये उनकी बात करेगी। और ये बात करेगी उस न्याय की जिसकी उम्मीद लगातार देश का बड़ा तबका लगाए बैठा है। आप ये देखें, अगर सही मायनों में कहा जाए तो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी वो यात्रा दरअसल उन्होंने खत्म की ही नहीं। उन्होंने संवाद का जो एक सिलसिला शुरू किया उस भारत जोड़ो यात्रा से, वो संवाद कभी खत्म ही नहीं हुआ। कभी वो बढ़इयों के बीच में पहुंच जाते हैं, कारपेंटर्स के बीच में, कभी वो कुलियों के बीच में होते हैं। कल आप ये देखें कि चंपारण से अग्निवीर योजना के खिलाफ पैदल चलकर आए जो युवा हैं उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह की अगर बात करें, जब जीरो विजिबिलिटी थी, जब हम सब अपने कंबलों में आराम से सो रहे थे, ठिठुर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी हरियाणा झज्जर पहुंच चुके थे और पहलवानों से वहां मुलाकात उन्होंने की थी, उनसे बातचीत की, उनके साथ दो हाथ भी वो करते हुए नजर आए, यानी कि पहलवानी के गुण वो सीखते हुए नजर आए। वो बिल्कुल जिस तरह से सहजता से हमेशा आपने उनको देखा है उसी सहजता से वो वहां पर नजर आए। उनको बुके नहीं बल्कि मूली और पालक की जो है गड्डी उनके हाथ में जो है वो पकड़ाई गई। वो साग खाकर उसका उन्होंने मजा भी लिया, वो दूध भी उन्होंने पिया और जिस तरह से वो उस पूरे माहौल में रमते हुए नजर आए और रचते हुए नजर आए, वो शायद ही आपने किसी नेता को देखा हो। लगातार ये सवाल पूछा जाता है विपक्ष कहां है, राहुल गांधी कहां है। तो राहुल गांधी हर उस जगह पर नजर आते हैं जहां एक नेता को होना चाहिए। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा होता है राहुल गांधी उस आवाज को बुलंद करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। और ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से शुरू नहीं हुआ है बल्कि उससे पहले भी लगातार आपने देखा होगा हाथरस से लेकर हर जगह
भट्टा परसौल से लेकर हर जगह राहुल गांधी आपको वहां खड़े हुए नजर आए। अब जाहिर सी बात है, जब पूरा मीडिया मोदी मय हो और वहां पे सिर्फ मोदी मोदी आपको नजर आए, तो राहुल की वो तस्वीरें आप तक हम जैसे प्लेटफॉर्म ही पहुंचाते हैं विरले देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन राहुल गांधी इतनी जोर से आवाज उठा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। और आप ये देखिए कि जब पहली भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। अब आप पूछेंगे कैसे और क्यों? क्योंकि इन तमाम सालों में जो राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों खर्च किए, बीजेपी आईटी सेल, मोदी मीडिया से लेकर सबके ऊपर, वो पल भर में धराशाही हो गया। उस यात्रा से राहुल गांधी एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे थे, उस उम्मीद के तौर पर उभरे थे जिसका जवाब लगातार पूछा जाता था कि मोदी के सामने कौन। हालांकि राहुल गांधी इसको नकारते रहे हैं कि जो यात्रा वो कर रहे हैं, पहली यात्रा वो उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए की थी और ये यात्रा वो न्याय के लिए कर रहे हैं। पद की लालसा कभी दिखाई उनके साथ नहीं देती है, ना ही उसकी बात वो कभी करते हुए नजर आते हैं। लगातार जो तमाम राज्यों की जो यूनिट है कांग्रेस की, उसके साथ भी वो मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल को लेकर आज मीटिंग हुई और उससे पहले कल भी और उससे पहले भी लगातार जो राज्य की इकाइयां हैं उनके साथ मीटिंग का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी यूपी जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी है। तो आप ये देखें कि फुल एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस और एक मजबूती देते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी, और दे रहे हैं लगातार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन जुड़ा ही तब था और वो कॉन्फिडेंस आया ही तब था जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और कर्नाटक और हिमाचल में जीत हासिल की थी। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही बीड़ा उठाया है। इस सबको किस तरह से देखा जाए, इस यात्रा को, इस जिस वक्त में ये की जा रही है, जिस तरह से ये की जा रही है, जिन राज्यों से होकर ये गुजरेगी, इसका क्या असर पड़ेगा, इस सब पर ही आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस की लीडर, अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। मेरे साथ हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक देश पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आप लगातार उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेरे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का मैं एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। अनुमा जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी, क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस इस यात्रा से? बुशरा जी और आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी इस यात्रा की अधिकांश बातें आपने दर्शकों के सामने रखी। और भारत जोड़ो यात्रा जो पहली बार हुई थी उसके उद्देश्य आपको याद होंगे, उसमें ये था कि जो अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती खाई है, जो सरकारी एजेंसियों का राजनीतिकरण है और जो सांप्रदायिक सद्भाव में पूरी तरह से एक तरह की सेंध लगाई गई है, उसके बारे में वो भारत जोड़ो यात्रा थी। और जैसा आपने बहुत सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कभी खत्म नहीं हुई और अब ये भारत न्याय यात्रा है, ये ओपन है। कांग्रेस एक सक्षम विपक्ष के रूप में और ऐसे विपक्ष के रूप में जिसको जनता के मुद्दों से सरोकार है और वो उनको हमेशा मुख्य पृष्ठ पर लाना चाहती है, तो ऐसे विपक्ष के रूप में कांग्रेस का सारे निर्णय हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे मुखर व्यक्ति हैं जिन्होंने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और उनके क्रोनी कैपिटलिज्म से लोहा लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट से विपक्ष का खात्मा करने के लिए उसने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसमें वो सफल हुई। लेकिन कांग्रेस का जो ध्येय है वो कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे और उठकर चले। तो आज हम जो ये भारत न्याय यात्रा देख रहे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि लोगों के अंदर जो डर आ जाता है। मणिपुर, आपने खुद मणिपुर के बारे में कहा कि जो एक तरह से सरकार के माथे पर कलंक है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अगर 87 शवों का दाह संस्कार इकट्ठा उनका क्रेमेशन किया जाता है, आज से 8 दिन पहले ये हुआ, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पूरे देश में
पूरे देश को एक तरह से अपने समर्थकों और अपने विरोधियों के ऐसे दो खेमे में बांट दिया है। और उसके अलावा सरकारी मशीनरी का जो वो इस्तेमाल करते हैं वो तो करते ही हैं, और दलितों पर अत्याचार उनके समय में बढ़े हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार होता है वो सबने देखा है। लोग कहते हैं दोयम दर्जे का, मैं मानती हूँ महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई दर्जा ही नहीं रखा है। तो इस सब के मद्देनजर ये भारत न्याय यात्रा जब 85 जिलों से निकलेगी तो इन जिलों के वो लोग जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं और सर्वोपरि समझते हैं, जो लोकतंत्र के मुरीद हैं, ऐसे सारे उनके अंदर ये विश्वास मजबूत होगा कि आज भी तानाशाही के बाद भी प्रयास कम नहीं हुए हैं। कांग्रेस आगे बढ़ के लोगों को रास्ता भी दिखा रही है और उनकी हिम्मत भी बढ़ा रही है कि उम्मीद खत्म नहीं हुई है, हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे संघर्षों से जुड़िए। और इस देश का लोकतंत्र संघर्षों को वाकई बहुत सम्मान देता है। और मैं मानती हूँ कि भारत न्याय यात्रा के रूप में भी हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी जी की जो छवि बिगाड़ी गई थी उसको एक ही बार में ठीक कर दिया था, और अब लोग मानते हैं कि वो मासेस के लीडर हैं। तो ये जो यात्रा होगी इसके बाद भी हम देखेंगे कि लोगों के अंदर जो जहां कांग्रेस आज जी भी मजबूत है, ये सभी दोबारा एक अपने उत्साह से भर के और संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इस मैं मानती हूँ 24 में लोगों को अच्छा असर पड़ने वाला है। जी। और इसके साथ साथ क्या अनुमा जी, क्योंकि आपको जाना है, मुझे पता है आप रास्ते में हैं, और मेरी बहुत गुजारिश के बाद आप आई हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाह रही थी कि इस बार की यात्रा पिछली बार से अगर हम देखें तो अलग इस मायने में भी है कि इंडिया गठबंधन नहीं बना था। इंडिया गठबंधन में 28 दल जो जुड़े हैं और जिन जिन राज्यों से होकर वो गुजरेगी वहां वहां वो तमाम दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इस बार जो पिछली बार से ज्यादा मजबूती से इस बार ये जो भारत जोड़ो यात्रा, जो अब न्याय यात्रा है, ये निकलेगी? क्योंकि वो दल भी कहीं ना कहीं से शामिल होंगे। पिछली बार भी कुछ दल शामिल हुए थे, हमने देखा था, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि ज्यादा मजबूती से उनके साथ खड़े होंगे और एक स्ट्रांग मैसेज, एकजुटता का भी क्या देने की कोशिश होगी इस यात्रा से, भारत न्याय यात्रा से? एक बात तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको मुझसे बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती अगर ये ट्रैवलिंग, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी अगर हम कर पा रहे हैं तो आप जैसे बहुत से यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिनका मैं बहुत करती हूँ कि इतने इस में भी अपने जी के धर्म से कहीं। माफ कीजिएगा अनुमा जी, आपको मुझे रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। यही डर था जी, यही डर था। और तमाम जो अच्छी बातें आपने मेरे लिए बोली और प्लेटफॉर्म के लिए बोली, मैं सुन नहीं पाई। फिर आपसे जरूर बात करने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं हेमंत जी के पास जाना चाहूंगी। हेमंत जी, आज सुबह से हम ये देखें तो राहुल गांधी खबर में बने हुए हैं। पहले राहुल गांधी सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं जीरो विजिबिलिटी के पूछ। उससे पहले हमने देखा था प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, महिला पहलवान जो है उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आज राहुल गांधी उनकी जिंदगी को देखने के लिए, जिंदगी का मामूल क्या है, कैसे उठते हैं और किस किस विषमताओं में, मुश्किलों में वो देश के लिए वो पदक, वो मेडल्स जो है वो लेकर आते हैं, जिनकी कदर शायद हमारी सरकार को तो बिल्कुल ही नहीं है, जो उनके साथ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का, भारत न्याय यात्रा का ऐलान जो किया जाता है, पूरा रूट जो है वो बताया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस टाइमिंग्स को, और जो पूरा रूट तैयार किया गया है जिन राज्यों से होकर गुजरेगी उसको, और खासतौर पे वक्त और जो राज्य, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो मुद्दे हैं जो उसमें उठाए जाएंगे, जो कि कहा जा रहा है कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। राहुल क्यों हैं और उनसे भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है, इसका एक मुजाहरा आज पूरे देश ने देखा। जिस प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर जो वहां जा नहीं पा रहे,
वहां से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। गृह मंत्री एक बार गए थे, उसके बाद वो कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दिए। देश के गृह मंत्री हैं वो। और प्रधानमंत्री जी तो नॉर्थ ईस्ट को भूल ही गए हैं, जबकि वो हर बार यात्राएं गिनाते थे। तो राहुल ने इससे एक चीज साबित की है कि वो साहसी नहीं है, दुस्साहसी भी है जब वो अपनी जिद पे आ जाए तो। और ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में भारतीय सियासत में दूसरा नहीं है। इस बात के लिए निश्चित तौर पे वो साधुवाद के पात्र है। और उन्होंने एक दिशा दिखाई है कि जिन लोगों के पास कोई नहीं जाता, उनके पास एटलीस्ट मैं उनके बारे में सोचता हूं और मैं उनके पास जाकर के उनकी बात कर सकता हूं। वो पहले भी गए, जो प्रदेश सरकार थे उसने तमाम कोशिशें की उनको रोकने की मणिपुर के अंदर, उसके बावजूद वो गए। और जो सुरक्षा के जितने भी मानक थे, जिस भी रूप में उनको बताया गया, उसके तहत गए। इस यात्रा में बुशरा जी मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी की सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरी यात्रा के दौरान, एक तो उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, जहां पर वो एक संवेदनशील इशू होगा। दूसरी बात, राहुल आज सुबह सुबह जिस तरीके से पहलवानों के बीच गए, आज सुबह जब वो गए तो जीरो विजिबिलिटी थी। मैं उस टाइम सैर पे गया हुआ था 6 बजे के आसपास, और वो 2.25 घंटे रहे वहां पर। जिस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया पहलवानों के साथ, उनकी पूरी दिनचर्या देखी, उसके बाद वो गौशाला में गए और 2.25 घंटे तक ही वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ देम। ये जो कनेक्ट करने की कोशिश वो कर रहे हैं, ये अद्भुत है एक तरीके से। वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है, वो ब्लैक कैट है, ब्लैक बेल्ट है, उसमें आइक्वाडो एक गेम होता है, और बाकी भी चीजों में, उसमें जैसे डीप डाइविंग में और तमाम चीजों में उनकी एक रुचि रहती है। आज अगर उनकी जगह कोई और होता, तो खासतौर पर मोदी जी जैसा आदमी जो 56 इंची और तमाम चीजें, तो उसमें कहीं बजरंग पुनिया उनको पटकते हुए दिखाई ना देते, राहुल गांधी नीचे ना दिखाई देते। बजरंग ने उनको ऊपर उठा रखा है, फिर दाव लगाया है, फिर उनको चित करने की कोशिश की है। राहुल नीचे है, बजरंग ऊपर बैठे हुए। ये दिखाता है कि वो कितने सुलभ, मतलब बिना किसी उसके जो होता है ना, जो फोटो ऑप्टिक्स के बिना नेचुरल एक भाव जो होता है, ये देश का कोई और नेता आज की तारीख में अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है बुशरा जी, फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है, राहुल तो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है और फॉलो अप क्या है। पिछली जो यात्रा की उन्होंने 4200 किलोमीटर की, एक माहौल बना पूरे देश में। आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई ऐसा नेता होता दुस्साहसी, और वो इस तरीके की यात्रा करता, तो वो किस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर देते पूरे देश के अंदर, क्या ऑप्टिक्स होती, और किस तरह की उसकी मीडिया कवरेज होती, क्या तमाम चीजें होती, क्या उसका फॉलो अप होता। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि राहुल गांधी एक बार यात्रा निकाल देंगे, कोई शक नहीं, 6200 किलोमीटर 2 महीने कोई छोटा समय नहीं, लगातार सड़क पे रहना, मौसम जिस तरीके का है नॉर्थ ईस्ट में इस समय, सुरक्षा के जो हालात हैं, उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी इसका फॉलो अप, इसको वोट में तब्दील करने में सक्षम है? क्या वो जो टांग खिंचाई है हर एक स्टेट यूनिट के अंदर, क्या वो उससे पार पा सकती है? देखिए, इसमें एक बड़ी गजब की चीज और होने वाली है बुशरा जी, क्योंकि इंडिया अलायंस ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, सीट्स पे काम चल रहा है। जो बाकी एलाई पार्टनर है रीजनल, उनको तो इस यात्रा का लाभ निश्चित मिलेगा, क्योंकि एक माहौल बनेगा लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एक माहौल बनेगा, और उनके पास सारा कार्डर और तमाम चीजें हैं, तो वो तो उसका लाभ उठा लेंगी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपने जो ये आपस के मतभेद है, टांग खिंचाई है, जो फूट है, गुटबाजी है, सिर्फ टम्बल है, क्या वो उससे पार उसका फॉलो अप किस रूप में करेगी? और मुझे अचंभा नहीं होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही केंद्र सरकार, खासतौर पर मोदी जी मंदिर के बाद जो हम बार बार बात करते हैं, चुनाव भी लोकसभा के जो है उनको 1-1.5 महीना प्रीपोन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये यात्रा पूरी हो पाएगी? कहीं बीच में ही ना छोड़ना पड़े, क्योंकि फिर अगर चुनाव घोषणा होगी तो फिर उस और तरह का शेड्यूल होगा, टिकटों का बंटवारा, तमाम चीजें, प्रचार। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे इस यात्रा का नाम नया दिया है इस बार, भारत न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा भी खासतौर पर मणिपुर के लिए दी गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रही है और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है तो उससे कनेक्ट करने के लिए। एक जो सबसे बड़ी बात जो है, मणिपुर की जो हालात है पिछले 7-8 महीने से, ये एक नया मॉडल है। ये इस पूरे देश को समझना पड़ेगा कि सरकार की आंखों के सामने सरकारी पुलिस, अर्धसैनिक बलों के हथियार लूटे गए बड़े पैमाने पे, हजारों की संख्या में। और वो हथियार किसने लूटे? एक खास वर्ग ने, एक खास समुदाय ने, और उनमें से ज्यादातर 70-75% हथियार आज भी सरकार वापस नहीं ले पाई है। ये एक बहुत घातक किस्म का आत्मघाती मॉडल है, जिसमें सरकारी हथियार एक समुदाय विशेष को दे करके और खास तरह का एक माहौल बनाया गया, जिस प्रदेश के अंदर आज भी शासन नाम की कोई चीज है नहीं। ये बहुत ही खतरनाक है। ये वर्ल्ड की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो क्या ये नया मॉडल है सत्ता का? क्या एक नया प्रयोग है आरएसएस का ये?
और क्या ये कहीं और राज्यों में तो नहीं दोहरा सकते, क्योंकि वहां जब मणिपुर में इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है किस तरीके का, उस सरकार को उस जी। आज तक बर्खास्त नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, तो राहुल गांधी को क्या ये नैरेटिव पूरे देश में वो जब वो लेकर जाएंगे तो किस तरह का मैसेज होगा। और आरएसएस की जो दबंगई है, जो बेशर्मी उन्होंने की है वहां पर उसके मणिपुर के अंदर, वो कहीं और तो इसको रेप्लिकेट करने की नहीं सोच रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और संगीन मामला है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो राहुल का जो ये हौसला है जो मणिपुर से यात्रा का, निश्चित तौर पे आज की तारीख में देश में कोई दूसरा नेता नहीं है जो इस तरह का साहस कर पाता। लेकिन मैं फिर आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ये साहस के साथ साथ जोश में जो होश की बात हम कहते हैं, उनकी सुरक्षा पे जी। सरकार तो जो करे ना करे, जो उनका अपना सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा संवेदनशील और बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है इस पूरे रीजन के अंदर, अदरवाइज भी। और इसका मुझे लगता जी। है कि अगर कांग्रेस पार्टी फॉलो अप ठीक से कर पाई, क्योंकि चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और न्याय यात्रा की बात बड़ी वाजिब बात है, और जिन स्टेट से ये गुजरेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बदतमीजियां पिछले पौने 10 साल में की है, लगातार की तो पूरे देश में है। तो बहुत लंबे समय बाद आप ये देखेंगी कि एक तरफ तो अडवाणी जी यात्रा करते थे देश को बांटने के लिए, जो उन्होंने धार्मिक आधार पर जहां से शुरू हुआ था, और एक ऐसा कांग्रेस का युवा नेता है जो देश को पहले जोड़ने की बात कर रहा था और अब देश के वंचित वर्गों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब दारोमदार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी पे ये है कि वो इसमें किस तरीके से इसका इफेक्टिव फॉलो अप करके इसको वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। और खासतौर पे जो ईवीएम के हालात हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को उसको भी अब टेकअप करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा अब है। जी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लगातार हमारे दर्शक भी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर सवाल उठाते हैं या करते हैं या पूछते हैं तो वो ईवीएम ही है, क्योंकि उनको लगता है कि जीती हुई बाजी कांग्रेस इसलिए हार जाती है, दूसरे दल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि ईवीएम को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है, हैक किया जाता है, ऐसे दर्शकों को लगता है। और जब तक वो ठीक नहीं होगा शायद उस तरह की जीत नहीं मिल पाएगी जिसकी उम्मीद कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन लगाए हुए है। लेकिन विवेक जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी ऐसा लगता है कि बहुत जिद्दी हैं, जिस चीज को वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं उसके पीछे वो पड़ जाते हैं या उसको करके छोड़ते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ 2019 में आपको याद होगा कि न्याय योजना लेकर आई थी कांग्रेस, जिसमें ये कहा गया था कि जो जो सबसे गरीब है यानी कि जो 20% जो जनता है देश की, उसको 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, यानी कि 72,000 रुपए साल। लेकिन शायद उसका प्रचार उस तरह से नहीं हो पाया, लोगों के बीच वो उस तरह से शायद नहीं पहुंच पाई क्योंकि मीडिया तो उस तरह से साथ है नहीं, और उसको शायद कांग्रेस भी उस तरह का प्रचार नहीं कर पाई क्योंकि वो स्कीम बेहद महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त तरीके से लाई गई स्कीम थी, जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन शायद लोगों ने जो 6,000 रुपए पर साल जो है वो किसानों को जो देने का वादा बीजेपी ने किया गया था, शायद उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया। वो 6,000 रुपए महीना था जो सबसे निचला तबका है, सबसे गरीब तबका है उसको देने का, और वो 6,000 रुपए पर साल था किसानों को देने का। लेकिन जाहिर सी बात है 2019 के हालात बिल्कुल अलग थे, पुलवामा के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। लेकिन क्या आपको लग रहा है वही न्याय जिसकी बात तब की थी, अब वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में उसका असर देखने के लिए मिलेगा? ये 2024 में ये यात्रा कितना फर्क डाल सकती है? माफ कीजिए। हाँ मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जो जो आपने अभी बताया कि क्या इसका कोई असर होगा या फिर एक्चुअली ये जो यात्रा है वो किस तरह से रंग लाएगी कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, किस तरह से ये फायदेमंद होगी। मुझे लगता है कि पिछली बार के और इस बार की यात्रा में एक फ़र्क जो है वो ये है कि ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है लोकसभा के जो इलेक्शंस है, चुनाव है, उसका जो कैंपेन है वो पीरियड और इस यात्रा का पीरियड ये कोइंसाइड कर रहा है। ये पिछले बार की यात्रा के साथ नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है कुछ गुजरात के इलेक्शंस वगैरह थे, उस समय यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी वहाँ पर एक दिन चले गए थे यात्रा के दौरान, लेकिन पूरा का पूरा इलेक्शन का कैंपेन का पीरियड और यात्रा का पीरियड बिल्कुल 100% एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होता हो, ऐसा उस समय नहीं था, इस बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका ज़रूर
इलेक्शन में फायदा होगा, क्योंकि इलेक्शन के बिल्कुल आसपास ही ये यात्रा है, मतलब इलेक्शन के पीरियड में ही ये यात्रा है, कैंपेन के पीरियड में ही यात्रा चल रही है, तो इसका जरूर फायदा होगा। और जिन स्टेट्स में से ये गुजरेगी उनमें इनके जो अलायंस पार्टनर्स है, कोशिश ये बिल्कुल होनी चाहिए कि वो सारे के सारे बिना किसी मनमुटाव के इस यात्रा में शामिल हो जाए और उनके बड़े बड़े नेता शामिल हो, उनको बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए और वो शामिल होकर कैंपेन और यात्रा दोनों एक ही साथ साथ चले, तो इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि वो जो पिछली बार जो यात्रा थी उसका जो एक माहौल बना था, वो माहौल में एक साल में उसका असर कम हो गया, लेकिन ये बिल्कुल इलेक्शन के आसपास ही यात्रा होने की वजह से उसका जो माहौल है उसका इफेक्ट बना रहेगा इलेक्शन पर, इसलिए इसका बहुत फायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। इससे ऑप्टिक्स क्रिएट होगा जैसा पिछले बार हुआ था, और ये ये ज़्यादा लंबी यात्रा है, ज़्यादा बड़े प्रदेशों में से वो जा रही है, और इसमें जो थीम है, जो न्याय का आपने बताया, वो जो न्यूनतम आय योजना उन्होंने उस समय ली थी, वो बहुत हाफ हार्टेड तरीके से लाई और उसको बाद में छोड़ दिया। ये एक प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ में। मैंने इससे पहले भी कहा है कि पहली यात्रा जो थी लव वर्सेस हेट, उसको उन्होंने कायम नहीं रखा, क्योंकि कहीं से तो भी ये एक सिग्नल मिल रहा था कि अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो आपका नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने लव वर्सेस हेट ऐसा उसको एक ब्रॉड एक कैटेगरी में डाला था, जो अच्छा था, स्ट्रेटेजिकली वो होना चाहिए, लेकिन उसको आगे उन्होंने बढ़ाया नहीं। वो फिर जब कर्नाटक का इलेक्शन आया तो उस समय वो चले गए दूसरे एक थीम पर, जिसको वो सोशल जस्टिस कह रहे थे, जिसकी जितनी आबादी उतनी उतना उसका हक, इस कैंपेन मोड में वो चले गए थे। उसके बाद वो आए वेलफेयरिज्म पे, अभी जो तीसरा चरण इलेक्शन का हुआ उसमें उस समय वो वेलफेयरिज्म पे आ गए, तो लव वर्सेस हेट का जो थीम है वो पीछे रह गया। अब ये जो नया थीम लेकर वो आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसको इसका माइक्रो मीनिंग क्या है, मतलब किस तरह का सामाजिक न्याय आप चाहते हैं, क्या आप जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन, क्या इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जो राजनीतिक न्याय है वो किस तरह की न्याय की, कौन से न्याय की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, देखिए आम जनता जो है वो ये सब नहीं समझती, राजनीतिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है, इसको आपको सामान्य जनता की भाषा में समझाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही एक सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, आपको सामान्य जनता समझे उस लिहाज से इसको डिफाइन करना पड़ेगा और लोगों के जहन में ये बात उतरे, इसकी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी जो भाषा है वो बहुत महत्व रखती है, आप किस भाषा में लोगों के साथ में संवाद कर रहे हैं, क्या वो भाषा लोगों के पल्ले पड़ने वाली भाषा है या नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देखिए ये हम बीजेपी का जो भी बीजेपी की सरकार है वो इस देश में 2024 के बाद न रहे, इसके कारण हम क्या बता रहे हैं, क्यों हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये बताना होगा। इसका कारण एक है, मतलब इसके कारण कई है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कारण है जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बताता है, वो कारण ये है कि बीजेपी एक फिरका प्रस्त पार्टी है, बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है जो देश में पोलराइजेशन करती है, जो अथॉरिटेरियन है, जो जिसको कहते हैं तानाशाही में विश्वास करने वाली पार्टी है, और जो संविधान को न मानने वाली और मनुस्मृति को पिछले दरवाजे से इस देश में पुनर्स्थापित करने की कोशिश करने वाली एक पार्टी है, जिसका एक बहुत बड़ा परिवार है जो उसके साथ में है, जिसको हम संघ परिवार कहते हैं, और वो अंततः इस देश को एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो बहुत सारे मायनों में जो एक पाकिस्तान जैसा देश होगा जहां पर धर्म की सत्ता चलेगी, इस तरह का एक देश वो बनाना चाहते हैं। वो उसके लिए हमको बीजेपी का विरोध करना है। इसलिए हमें देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे तो सारे सरकारों के साथ में चलते ही है। कांग्रेस के जमाने में भी महंगाई थी, बेरोजगारी थी, हर सरकार में ये होता है। ये मुद्दे महत्वपूर्ण है ही, ये आज ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है ये आपको जनता को समझाना ही पड़ेगा। लेकिन मूलतः
ये जो लड़ाई है वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स वर्सेस सेकुलर पॉलिटिक्स की लड़ाई है, लव वर्सेस हेट की लड़ाई है ये, और ये सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। ये समाज का एक विशिष्ट तबका है जो अपने आप को फिर से उस हायरार्किकल सोसाइटी में फिर से सबसे ऊपर बिठाना चाहता है, जो रिजर्वेशन वगैरह जैसे पॉलिसी के चलते जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये मुझे लगता है कि जनता के साथ में इसके बारे में सीधा संवाद होना चाहिए कि देखिए सामाजिक न्याय की मूलतः लड़ाई है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ये तभी आएगा जब सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना होगी। तो हम आपको आपकी जो आपकी जगह जो इस समाज में बनी है, जिसको ये फिर से उसी स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो एक हायरार्किकल सोसाइटी में होती थी, हम उस आपकी जगह को बचाना चाहते हैं, आपके स्थान को हम बचाना चाहते हैं। ये जनता को बताना पड़ेगा। ये गांधी का देश है, गोडसे का नहीं। ऐसी भाषा में लोग, जो भाषा लोग समझे, उस जो भाषा लोगों को अपील करे उस भाषा में समझाना पड़ेगा। तो जब तक आप हिंदू मतों में पोलराइजेशन नहीं करते, हिंदू मतों का पोलराइजेशन, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, गांधी वाला हिंदू और गोडसे वाला हिंदू, ऐसा आपको डिवाइड करके ये नैरेटिव, आपका नैरेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव और आपके उसके साथ में जोड़कर प्रोग्राम्स आपके जो जनता के लिए है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो सारे प्रोग्राम भी आप जनता को बताइए, लेकिन आपका मेन थीम, आपका नैरेटिव होना चाहिए बीजेपी के साथ बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करते हैं। हमने कई बार देखा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करते, इसलिए कि बीजेपी के पास मोदी जी है, बीजेपी के पास नेशनलिज्म और हिंदुत्व का नैरेटिव है, और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, इसलिए बीजेपी को ये सारे मुद्दे नहीं चिपकते। ये एक प्रकार का तेल है जो लगा के बीजेपी बैठी है पहलवान बनकर, कि आप उसको कितना भी पकड़ने की कोशिश करें वो हाथ में नहीं आता। तो उस तेल को धोने के लिए आपके पास जो साबुन चाहिए, वो साबुन है आपका नैरेटिव। वो नैरेटिव लेकर जब आप सामने चलेंगे, लोगों को बताएंगे, तभी जाकर मुझे लगता है कि इसका कुछ असर होगा। ये यात्रा इलेक्शन के जस्ट पहले हो रही है, बहुत अच्छी बात है, और वो इलेक्शन प्रीपोन होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स होती है वो इसी दरमियान होती है। वो एग्जाम वो पोस्टपोन नहीं कर सकते, प्रीपोन भी नहीं कर सकते, इसलिए यात्रा जो इलेक्शन है वो अपने ही समय में होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत अच्छी बात है ये यात्रा निकल रही है, उसको सिर्फ क्लियरली लोगों की, जनता की भाषा में उसका मैसेज जाना बहुत जरूरी है। भूषणा जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो सामने रखा गया है, आज जब ऐलान किया गया है यात्रा का, अब जब राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद जब वो लोगों से संवाद करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें और क्लैरिटी आएगी और उसको उस तरह से समझाया जाएगा जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक न्याय की बात जो है इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी ये लड़ाई है, ये भी कहा गया है। और आप ये देखें कि जब ये यात्रा अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी और लोगों के बीच जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, चाहे बस से हो या फिर वो पैदल हो, तो यात्रा, जाहिर सी बात है, लोगों में एक नया आत्मविश्वास आएगी, और वो आत्मविश्वास लोगों में जगाना जरूरी है कि वो एक मजबूत ऑल्टरनेटिव है। और हेमंत जी, अगर मैं फिलहाल तमाम राज्यों की अगर मैं बात करूं, तो अगर देखा जाए तो विपक्ष की 10 राज्यों में सरकार है जो इंडिया गठबंधन है, और जबकि 15 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो यूपी से आती हैं, 80 सीटें। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 48 सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल से 42 आती हैं, बिहार से 40 सीटें आती हैं और तमिलनाडु से 39 सीटें आती हैं। यानी कि टॉप 5 राज्य अगर हम देखें हम सीटों के हवाले से, तो वहां पर 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार है बीजेपी की, एनडीए की। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, जो सीटों के एतबार से दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी हम देखें और कई सर्वे, ये ओपिनियन पोल ये बता चुके हैं कि अगर अभी वहां पर इलेक्शन होते हैं तो जो इंडिया गठबंधन है वहां पर
या फिर जो गठबंधन वहां पर है भारतीय जनता पार्टी से अलग, वो वहां पर कामयाबी बड़े पैमाने पर हासिल कर सकता है। और ये बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसकी हालत वहां पर खस्ता है। बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। बिहार में भी आपने देखे जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, और तमिलनाडु में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। तो जब हम ये बात करते हैं कि जब वो 404 की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, एक टारगेट देते हैं, एक तरह से लीड लेने की कोशिश, नैरेटिव बनाने की कोशिश, एक फेक नैरेटिव की जो वो कोशिश करते हैं, क्या हमें इन प्रैक्टिकल चीजों को नहीं देखना चाहिए कि इंडिया जो दल हैं, सरकार कहां है सीटों के एतबार से, वो कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह की महत्वता वो रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इन सब प्रैक्टिकल चीजों को देखकर भी लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है? और इंडिया गठबंधन जब इन तमाम राज्यों से होकर, जब माफ कीजिएगा, जब ये भारत न्याय यात्रा इन तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो साथ में जब चलेंगे, तो आपको लगता है कि परसेप्शन? देखिए बुशरा जी, ये जो इस बार की जो यात्रा है, इसमें राहुल गांधी को एक बेसिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो डिफरेंशिएशन इस पूरे देश को समझाना भी पड़ेगा। पिछले पौने 10 साल में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी कलाकारी की है इस देश के साथ। उन्होंने राजनीति और गवर्नेंस, उसका भेद मिटा दिया है। राजनीति एक अलग चीज है और गवर्नेंस एक दूसरी चीज है। जब भी आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति पे कूद जाती है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद ले आते हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, वो धारा 370 हटा दी, राष्ट्र का गौरव ले आते हैं। राहुल गांधी अगर इस यात्रा के दौरान एक बेसिक चीज ये स्टेब्लिश कर पाए कि जो देश में चुनाव होते हैं वो गवर्नेंस के लिए होते हैं, और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स लोगों को मुद्दा समझाने के लिए होती है। दुर्भाग्य से पिछले पौने दस साल के अंदर ये जो भेद था, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोपेगेंडा मशीनरी के सहारे ये मिटा दिया है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? देखिए, जिन 5 स्टेट्स का आपने नाम लिया, उनमें से किसी भी 5 स्टेट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो मुख्य धारा की पार्टी नहीं है, यानी कि सत्ता की पार्टी नहीं है, और मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि उत्तर प्रदेश जहां 80 सीट आती है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी कांग्रेस की है। और भारतीय जनता पार्टी का बोनस क्या है कि उस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा माहौल बना रखा है, 80 सीटों पर कांग्रेस मतलब उस तरीके से 2-4 सीटों को अगर आप छोड़ दीजिए तो कहीं नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ये फॉर्मिडेबल कम्बिनेशन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। अगर राहुल गांधी को, देखिए जो विपक्षी दल है, जो खासतौर पर इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ वो इस यात्रा में पूरे समय नहीं चल सकते, चलेंगे भी नहीं, लेकिन वो इसका लाभ निश्चित तौर पे उठाएंगे क्योंकि नैरेटिव बनेगा। अगर वो गठबंधन का हिस्सा है, वो कहीं कहीं उसके अंदर दिखेंगे आपको, कहीं ममता भी दिख सकती है, कहीं ठाकरे भी दिख सकते हैं, तमाम नेता दिख सकते हैं, लेकिन यात्रा में साथ चलेंगे तो वो एक पार्टी थोड़ी है, वो एक अलायंस है। तो ये बात अपने को देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो पूरे के पूरे हालात हैं आज की तारीख में, सबसे है इंपॉर्टेंट इसकी टाइमिंग। जिस समय नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर पूरे देश के अंदर जो उत्सव क्रिएट करेंगे 22 जनवरी को, उस समय राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट की खाक छान रहे होंगे अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाकर, और वो लोगों के लिए लड़ रहे होंगे, लोगों की बात कर रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर लोगों को बहलाकर वोट मांगने की बात कर रहे होंगे। ये अगर बेसिक फर्क राहुल गांधी उनको समझा पाए कि देखिए मैं आपके बीच में आया हूं आपकी सुरक्षा के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, और ये गवर्नेंस का मुद्दा है, और जो धर्म है, धर्म वो आस्था का मुद्दा है, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरे का पूरा कैंपेन है, अगर उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए काउंटर करें तो लोगों को वो समझा पाने में सफल होंगे कि कैसे धर्म को राजनीति का हिस्सा बना करके, एक चाशनी बना करके लोगों को धर्मांध किया जा रहा है और मुद्दों से, गवर्नेंस से हटाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है? अगर वो ये कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना लंबा चौड़ा ये क्रिएट किया है ना, हजारों करोड़ रुपए का एक बबल क्रिएट किया गया है, जो मंदिर के नाम पर जो प्रोपेगेंडा होगा, 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री आप देखेंगे अयोध्या के अंदर रोड शो करेंगे, उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो मूर्ति की स्थापना होगी वहां पर, तो ऐसी बड़ी इवेंट क्रिएट, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इवेंट के ही चैंपियन है, गवर्नेंस के नाम पे तो पता ही है आपको, देश देख ही रहा है पिछले 10 साल से। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस नैरेटिव को खड़ा कर सकती है कि वी आर हेयर टू गवर्न द कंट्री इन ए पर्टिकुलर वे, और हम आपको धर्म के नाम पर बांटने नहीं आए हैं, हम आपको जोड़ने आए हैं, हम आपको न्याय दिलाने आए हैं, जो इस यात्रा का थीम भी है। और जो इम्फाल से शुरू कर रहे हैं, जो मणिपुर से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं,
इसका अपने आप में एक बहुत बहुत जबरदस्त मैसेज है बुशरा जी। भारतीय जनता पार्टी के पास जी। इसका कोई जवाब नहीं है कि जो मोदी जी हर बार यात्राएं गिनाते थे कि मैं इतनी बार नॉर्थ ईस्ट गया हूं, वो अब क्यों नहीं जाते नॉर्थ ईस्ट में, एक मणिपुर के फेर में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है आरएसएस के बिहाफ पे, जो सरकारी हथियारों को एक समुदाय वगैरह को देकर के, ये बहुत ही खतरनाक मॉडल है ये। और वो मुख्यमंत्री आज अपनी कुर्सी पर कैसे है? मेरे तो अगर धारा 356 का अगर कोई एक सदुपयोग हो सकता है इस देश के इतिहास में आज तक का, मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो मणिपुर में होना चाहिए। वो सरकार जी। बर्खास्त हो जानी चाहिए थी 24 घंटे के अंदर। आज तक उस सरकार पे कोई जिक्र भी नहीं है, और पूरे देश के नैरेटिव से मणिपुर को इस तरीके से गायब कर दिया गया है कि जैसे मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं है या वहां पर कोई परेशानी ही नहीं है। तो क्या राहुल गांधी मणिपुर की जो डबल इंजन की सोकाल्ड सरकार थी, जिसको मोदी जी छाती पीट पीट के बार बार कहते हैं, क्या देश के सामने ये कह सकते हैं कि डबल इंजन ही असली ट्रबल इंजन है? आपने आज राजस्थान का एक हृदय विदारक शायद मूवी वो नहीं देखा, एक पिक्चर, एक लड़की के जी, साथ जाति कर रहे देखा थे था। लोग, छेड़खानी कर रहे थे और उसको कुचल दिया गया। और मोदी जी तो वहां महिला सुरक्षा की गारंटी दे के आए थे अभी 15 दिन पहले। तो इनका जो गवर्नेंस और जो सियासत है उसको एक्सपोज करने की जरूरत है, और इफेक्टिवली एक्सपोज करने की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको नहीं किया जा सकता। सवाल केवल इतना ये है कि क्या लोगों की भाषा में जो हम बार बार बात करते हैं उसको, गवर्नेंस को और पॉलिटिक्स को अलग अलग करके लोगों को ये समझाया जा सकता है। और जो आपने न्याय योजना की बात की थी विवेक जी से, उसमें मैं कहना चाहूंगा, इतनी शानदार योजना, इतनी शानदार पेशकश को कितने खराब तरीके से कांग्रेस ने उस टाइम प्रोजेक्ट किया था, वो भी कांग्रेस को एक बार जरूर झांकना चाहिए अपने अंदर। कहां तो साल में कुल 6,000 रुपए किसानों को, और कहां गरीब परिवारों को, देश के 20% परिवारों को हर महीने 6,000, और उसको भी आप मार्केट नहीं कर पाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस गलती से सबक लेगी? ये बहुत गंभीरता से देखने की बात होगी। और क्या जो राहुल गांधी कहते हैं, जिस योजना को वो लेके आते हैं, घोषणा पत्र में वो लेके आते हैं, क्या उनके क्षेत्रीय क्षत्रप उन अपने ही जो उनका जो धंधा चलता है आपस की टांग खिंचाई का, वो कायम रखेंगे? ये भी देखने की जरूरत है। जी। तो पदयात्रा एक बहुत अच्छी पहल है, उसका इफेक्टिव फॉलोअप और उसको वोट में कन्वर्जन, वो आज भी बड़ी चुनौती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और यही चुनौती है और बहुत हिम्मत का और मुश्किल भरा जो है वो राहुल गांधी ने उठाया है, और अक्सर वो इस तरह से करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको सब कुछ बदलना है और जो जिसकी बातें आप करते हैं या मुद्दों की जो बात करते हैं, वो तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब सत्ता परिवर्तन हो। तो जो भी लड़ाई है, अगर उसका आखिरी रिजल्ट सत्ता परिवर्तन है, आप जो भी बातें कर रहे हैं, अगर उसका आखिरी रिजल्ट सत्ता परिवर्तित होकर आता है, तो तभी लोगों तक उसका फायदा पहुंचेगा जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और ये समझना भी बेहद जरूरी है। विवेक जी, बेहद हिम्मत भरा कदम क्या आप बोलेंगे राहुल गांधी ने उठाया है? क्योंकि ऐसे वक्त में, जैसे हेमंत जी ने कहा कि वो मणिपुर में और उन पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसे वक्त में नजर आएंगे जब जब हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो चरम पर होगी, और उनको लग रहा है कि शायद पुलवामा जैसा फायदा उनको ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन दे सकता है, और इसी की बिना पर वो जो दम भर रहे हैं और एक तरह से पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि इस बार तो हमने 50% पार का जो है रिजल्ट दे दिया है वोट का, और 404 इस बार पार होगा, और तीसरी बार हम आ रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो मीडिया के हवाले से कहने की कोशिश लगातार की जा रही है, और आप ये देखिए कि किस तरह उस प्रोपेगेंडा मशीन का पूरा हिस्सा वो मीडिया है, जो सवाल पूछता है कि आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, कौन होगा प्रधानमंत्री, जो बेहद लोकतांत्रिक सवाल पूछे जाते हैं उन सर्वेज में, और उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाता है। कांग्रेस ने उठाए उसको लेकर सवाल। तो ये तमाम चीजें जब सामने हैं, और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा, वो भी उस 30 में होंगे, मीडिया जाहिर सी बात है मोदी में होगा उस टाइम पे और पूरे तरीके से, तो ये चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करेंगे और किस तरह से आप इसको देखते हैं फिलहाल? जी, बुशरा जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब इमरजेंसी को याद करते हैं और आज का दौर याद करते हैं, तो ये इमरजेंसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक दौर है। लेकिन एक मुख्य फ़र्क दोनों दौर में ये है कि उस समय इंदिरा जी के खिलाफ एक वातावरण देश में बन गया था। यहाँ पर उस तरह की कोई बात हमें अभी तक तो स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं गई,
दिखाई नहीं दी है। यहाँ पर उल्टा हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत पॉपुलर बने हुए हैं, आज भी उनकी पॉपुलैरिटी है। अब ये हो सकता है कि 2014 में जितनी होगी उतनी आज नहीं होगी, कम हुई होगी, लेकिन पॉपुलर तो बने हुए हैं। तो ये एक बेसिक फर्क दो स्थितियों में हमको देखने को मिलता है। इसलिए जिस तरह का माहौल 1900 इमरजेंसी के दौरान बना था, उस तरह का माहौल आज देश में नहीं है। आज बीजेपी के पक्ष में एक माहौल है और विपक्ष जो है वो थोड़ा वीक दिख रहा है। मतलब इकट्ठा आने के बाद भी बात तो इसी तरह की हो रही है कि पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। तो ये जो फर्क है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए जनता के मन में आप किस तरह से अपने लिए जगह बनाएंगे और वहां वो जो जगह वहां पर बीजेपी ने पकड़ ली है, उसको किस तरह से आप उसको डिस्प्लेस करेंगे, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत समझदारी की कुछ स्कीम लेकर जनता के पास जाना होगा। सिर्फ जनता के बीच में से हाथ हिलाते हुए आप इधर से उधर जाएंगे, ऐसा नहीं। जनता को कोई प्रोग्राम आपको देना होगा। आप क्या किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, आप इस देश में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। आप बीजेपी से अलग क्या करना चाहते हैं, इस देश को बीजेपी से अलग किस रूप में आप ढालना चाहते हैं, आपका एक ऑल्टरनेटिव विजन इस देश के लिए क्या है, ये जनता को पता चलना चाहिए। और वो जनता कन्विंस होनी चाहिए कि ये जो विजन आपका है ये इस देश के लिए ज्यादा अच्छा है, तो तब जाकर बात बनेगी। ये बहुत अच्छा है कि ये यात्रा जो है वो इलेक्शन के साथ साथ चल रही है, तो इसका एक माहौल बनेगा, उसका जरूर फायदा होगा और वो माहौल जो है वो टिकेगा। इलेक्शन जब पोलिंग हुआ तब तक ये माहौल टिकेगा, ये भी एक अच्छी बात है। जिसका फायदा हमने कर्नाटक में देखा है, हमने तेलंगाना में भी उसका भी फायदा देखा है। और हमने ये भी देखा है कि जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस हारी है, उन राज्यों में कांग्रेस का प्रतिशत आज भी अच्छा है। देखिए, बहुत आशा की किरण सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उसमें से कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है। मतलब न तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई इन्फ्लुएंशियल नेता है, न इनके पास इलेक्शन मशीनरी उनके जितनी पावरफुल है, न इनके पास कोई लाभार्थी पॉलिटिक्स का कोई इस तरह का कोई पैतरा नहीं है, न ही इनके पास नैरेटिव हिंदुत्व और नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है, जो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, इस तरह का कोई नैरेटिव भी कांग्रेस के पास नहीं है। और ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां है और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, वो भी सारी बीजेपी के हाथ में है। उसके बावजूद ये सब कांग्रेस के पास न होते हुए भी कांग्रेस का प्रतिशत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 40% आज भी है। इसका मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए लोग बैठे हैं, आपको इस देश में सत्ता में पुनर्स्थापित करने के लिए लोग बैठे हैं। सिर्फ आपको ये जो 40 और 45% में जो एक डिफरेंस है, उतना आपको ब्रिज करना है, उतना आपको ओवरकम करना है। तो उतने लोग आपके साथ जुड़ जाए, इसकी कोशिश करना है। उसका एक तो उसका सोल्यूशन मिल गया है। वो सोल्यूशन ये है कि आप सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ में मिलकर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके साथ में वो वोट भी जुड़ जाएंगे और आपके नंबर्स जो है वो सशक्त दिखेंगे उस समय। लेकिन उसको वोटों में तब्दील हो, ये इंश्योर करना चाहिए ग्राउंड पे। वो सारा स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा अपने अलायंस पार्टनर के साथ में, जो इन वोटों को आपके साथ में जोड़ने के लिए जरूरी है। तो ये सब बहुत यात्रा के दौरान आपका बहुत सारा समय लोगों के साथ बात करने में, इंटरेक्शन करने में जाएगा। तो ये जो आपके अलायंस पार्टनर के साथ में आपको जो बात करनी है वो भी साथ साथ चलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी साथ साथ चलना चाहिए। और ये सारी बातें एक साथ जब चलेगी, सारे फ्रंट्स पर जब काम एक साथ होगा, ये ना हो कि सिर्फ यात्रा चल रही है और एक माहौल बन रहा है और उस माहौल का जितना फायदा होना है थोड़ा बहुत उतना होगा और बाकी फिर बीजेपी जो है वो उसका एज बना रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के साथ में जो एज है, उनके पास जो 5-6% ज्यादा आपके पास जो उनके पास जो वोट्स है, उसको आप किस तरह से अपने तरफ करें, इसकी आपको पूरी तरह से तजवीज करनी होगी, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और लोगों को आप अपील करेंगे, लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे जितना लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। इस तरह का कोई आपको
इस तरह के टैक्टिक्स आपको इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर ये होगा। ऑप्टिक्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं हमेशा ही कि ये इवेंट बाजी वाली राजनीति बीजेपी ने इस देश में लाई है, और उसका उसका असर हम देखते हैं। आपको भी इवेंट बाजी करना है, लेकिन वो पॉजिटिव इवेंट बाजी हो, जो जनता के लिए हो। जैसे मणिपुर में आप जाते हैं तो ये जनता के लिए है। जब मोदी जी हर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं तो वो केवल अपने लिए की हुई इवेंट बाजी है, वो उसका देश के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये फर्क आपको लोगों को बताना होगा, ये फर्क लोगों ने देखना भी चाहिए, उसके बाद ही लोग आपके तरफ मुड़ेंगे। आज तो वो मोदी जी से कायल है, बीजेपी के भक्त है, वो उनके साथ चल रहे, उनको किस तरह से आप उनसे अलग करेंगे, ये स्ट्रेटेजी आप जब तक ग्राउंड पर नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक सिर्फ बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक बात जो आप कर सकते हैं, हर गांव में, हर कस्बे में, हर रविवार के दिन आप प्रभात फेरी निकाल सकते हैं। जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय होता था, आप गांधी की प्रतिमा लेकर कांग्रेस के लोग चले बस्तियों में, और वैष्णव जन तो तेणे कहिए का गाना गाते हुए, वो भजन गाते हुए चले। माहौल बनेगा। माहौल बनाने के लिए जो जो करना आवश्यक है वो सब आपको करना होगा, सिर्फ यात्रा से काम नहीं होगा। बुशरा जी। बिल्कुल, तो हर फ्रंट पर काम करना होगा, हर कॉर्नर से काम करना होगा। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन अब इस बार के इलेक्शन में इससे बेहतर और कब समझ सकते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व की उनकी लड़ाई है, ये डू एंड डाई वाली लड़ाई है, ये बहुत असाधारण चुनाव है, अब नहीं तो कभी भी नहीं, ये वाली बात है। और ये भी लगातार तमाम, आप ये देखें, सत्यपाल मलिक से लेकर तमाम लीडर ये कहते रहे हैं कि ये चुनाव में कुछ भी हो सकता है, और ये चुनाव भी अगर बीजेपी ने जीत लिया तो उसके बाद आप भूल जाइए कि लोकतंत्र संविधान की जो दुहाई आप देते हैं या उसके बचाने की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप कर भी पाएंगे या नहीं। ये चुनाव जो होगा वो महज एक फॉर्मेलिटी भर रह जाएगा। ये तमाम खतरे हैं, और ये भी देखना होगा कि हम बात करते हैं कि पूरा जैसे ऐसे दिखाया जाता है कि पूरा मुल्क जैसे मोदीमय हुआ है, लेकिन मैं ये बात बार बार कहती हूँ, रिपीट में कहती हूँ मैं ये बात, कि जो हमें देखना चाहिए कि 2019 में भी सिर्फ 37% लोगों ने ही मोदी जी को वोट दिया था, 63% लोगों ने उन्हें नकारा था। तो वो 63% जो हैं वो क्या इस इंडिया गठबंधन के साथ आकर उस लड़ाई में उस मजबूती से शामिल होंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल हेमंत जी मेरा आपसे कि है तैयार हम इस नाम से नागपुर में कल शंखनाद किया जाएगा, ये कहना है बीजेपी का, कांग्रेस का माफ कीजिएगा, और बिगुल फूका जाएगा, यानी कि जब वो 138 साल अपने फाउंडेशन डे के कंप्लीट करेंगे तब वहां से एक तरह से आगाज किया जा रहा है लोकसभा के चुनाव का। कैसे आप इसको भी देखते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है कांग्रेस। हर दिन हम कोई ना कोई ऐलान, कोई ना कोई एक्टिविटी जो लगातार कहा जाता है कि दिखना जरूरी है, वो सब हम देख रहे हैं। और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके साथ भी मीटिंग का दौर जारी है, अलग अलग राज्यों के जो इकाइयां हैं उनके साथ मीटिंग्स का दौर जारी है। और उसके अलावा जो दल हैं वो भी अपने अपने फ्रंट पर अपने अपने राज्यों में काम कर रहे हैं। लेकिन कल जो शुरुआत हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी। रैली होने जा रही है वहां पर नागपुर के अंदर, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है, क्योंकि नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। और महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक हालात पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बकौल सुप्रीम कोर्ट एक गैरकानूनी सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं और आप नहीं कह रहे, कि वहां पर एक अवैधानिक सरकार चल रही है। और ऐसी जगह से महाराष्ट्र जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई जो कैपिटल है, वहां पर इस तरीके का जो सिस्टम बनाया गया है पिछले 2 साल में, केवल वो लूटमार करने के लिए और कुछ नहीं। और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको तमाम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स, जो अडानी को वहां पर धारावी का दिया और दिया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर लॉन्चिंग पैड हो सकता है कांग्रेस पार्टी के 2024 के कैंपेन के लिए, शुरुआत के लिए। 138वां स्थापना दिवस है, सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो विवेक जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मोदी की लोकप्रियता कायम है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वो किस बेस पे कायम है? आखिरी दिन तक हिटलर भी पूरे लोकप्रिय थे, और फिर क्या हुआ था? आज तक नाजी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। कोई नाम लेना, ये भी नहीं बताया कि मैं उसका सदस्य भी हूं, पदाधिकारी तो भूल जाइए। कारण देखना पड़ेगा कि मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है। और मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि समय कम है अब, इस देश के अंदर 543 लोकसभा की सीट है। 2 दिन से आप एक नैरेटिव देख रही होंगी कि मोदी को 400 सीट आ रही है, एक ओपिनियन पोल आ रहा है लगातार। वो ओपिनियन पोल का बेसिस आप जान सकती हैं क्या?
96 करोड़ इस देश के वोटर होने वाले हैं इस बार इस चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और 25 वोटर पर सीट, पर लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट पर 16 लाख वोटर होता है। और 25 लोगों से पूछ करके मोदी को 400 सीट दी जा रही है, और उसी के बेसिस पे मोदी की लोकप्रियता की जा रही है। 10,000 लोगों का सर्वे करके मोदी विश्व के सबसे महान लोकप्रिय नेता हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव को काउंटर कर सकती है इसी रूप में, कि क्या 16 लाख लोगों के प्रतिनिधि वो 25 लोग हो सकते हैं, वो भी मैनिपुलेटेड है, जिनके जरिए ओपिनियन पोल दिखा करके देश के जो मैंडेट है, जो देश का चुनाव अभी होना है, उसको जनादेश को लूटा जा रहा है, उस पर डकैती डालने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र के द्वारा। जो ये हजारों करोड़ रुपए जो ये सुपारी मीडिया को दिए जा रहे हैं, ये विपक्ष की सुपारी नहीं है, माफ कीजिएगा बुशरा जी, वो इस देश के लोकतंत्र की सुपारी है। मान के चलिएगा आप, जिस तरीके से बिना कोई बड़ा साइंटिफिक सैंपल साइज लिए हुए आप कह रहे हैं कि चुनाव तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, 400 सीट आएंगी, 404 आएंगी, ये वही रशियन मॉडल है कि जीतेंगे तो पुतिन ही, हर बार 2% वोट बढ़ जाएंगे, कौन तो वोट गिनता है, कौन वोट डालता है, गॉड नोस। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने नैरेटिव में इस, जैसे कल जो आप महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, कल बहुत बड़ी चीज एक ये है कि एक तो रैली इतनी बड़ी होने वाली है, और उसमें वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस का बहुत ब्राइट चांस है अपने एलाइज के साथ मिलकर के, कि कल यहां से वो आवाज उठ सकती है क्या कि देश के अंदर मोदी को पलटना संभव है। और महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके जो एलाई है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि दे आर बैडली एक्सपोज्ड बाय नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो कांग्रेस पार्टी को अगर स्ट्रेटेजिकली ये इस्टेब्लिश करने में सफलता मिलती है कि जितना भी नैरेटिव है ये पूंजी पोषित है, चाहे वो मीडिया के ओपिनियन पोल है, चाहे जो चुनाव को जिस तरीके से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं या जो अखबार दिखा रहे हैं, अगर वो इसको स्थापित कर पाए लोगों के बीच में, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के लिए कोई इनविंसिबल वाली कोई स्थिति नहीं है। जैसा विवेक जी ने कहा कि वोट बैंक, वोट परसेंटेज इंटैक्ट है, केवल उसको एक धार देनी है आपको, कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के जरिए लोगों के गले में ये उतारना है कि यस वी आर द अल्टरनेटिव, और उसके लिए आपको एक अफर्मेटिव एजेंडा देना पड़ेगा कि वो नलायकी ये करते हैं और हम आपको ये न्याय देंगे, हम आपको ये शासन देंगे। अगर ये नैरेटिव पे कांग्रेस पार्टी आती है, एस्टेब्लिश करती है, तो मुझे लगता है कि मोदी को आप ढूंढते रह जाएंगे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। बिल्कुल, तो नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, जो इस सरकार से आजिज हैं या जिनको लगता है बेरोजगारी और तमाम मुद्दे जो हैं वो ऐसे हैं जो पूरे चरम पर हैं और जो बदलाव के को देखना चाहते हैं, उनको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर ये देखती हूँ जब लोग अपने बंद ड्राइंग रूम्स में या क्लोज ग्रुप में जब बात कर रहे होते हैं, तो वे एक तरह से एकदम से बिल्कुल निराशा भरी जो है वो बातें करने लगते हैं, जो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को देखते हैं। तो जब तक चुनाव में उतर कर उसको परखा ना जाए, तब तक आप इस तरह की नाउम्मीदी लोकतंत्र में तो नहीं कर सकते हैं, और हर चीज को जांचना परखना है। और इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से लड़ता है तमाम स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये फाइट इस बार 2024 की बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने जा रही है, और इसे देखना और उसको कवर करना हम जैसे पत्रकारों के लिए और आप दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे तमाम कार्यक्रमों को पसंद करिए, लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और 7 बजे आपके साथ रोज की तरह जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। नमस्कार।